जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने किए थे भयंकर वाले एमसीक्यू, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन पेपर में जो पहले 10 क्वेश्चन थे बेटा वो थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे। बट अब अच्छी बात यह है कि जो उसके बाद वाले क्वेश्चन है कंपैरेटिवली वो ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा आज की क्लास उन्हीं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इन इवेंट्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड है डिटरमिनेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, और फोर्थ है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो देखिए जब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चैप्टर स्टडी करते हैं, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी चैप्टर स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम डिटरमाइन करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। उसके बाद हम एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस होगा बेटा वो होगा, सबसे पहले आएगा थर्ड डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। यानी हमारा जो ऑप्शन है डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 उसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में दिया है थर्ड, सबसे पहले थर्ड आएगा, ठीक है, फिर सेकंड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्या लिखा है, अ कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बेटा कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू की है ₹10 ईच, ठीक है। अमाउंट इज पेबल एज 4 + 2 + 2 एंड रिमेनिंग ऑन द बैलेंस यानी 2, ठीक है। होल्ड अप कैपिटल है ₹8, राइट। कंपनी फॉरफिटेड 1200 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। फर्स्ट कॉल मनी ना पे करने की वजह से कंपनी ने मिस्टर एक्स के 1200 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। On forfeiture of shares, the share capital account will be debited by, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा, ठीक है। अगर 1200 शेयर्स फॉरफिट की है तो बेटा ये होता है विद होल्ड अप कैपिटल, ये होता है विद होल्ड अप कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा लिख लो विद होल्ड अप कैपिटल, पता होना चाहिए आपको। तो इसका मतलब 8 पे कॉल किए हैं 1200 शेयर्स पे, तो 9600 इज द आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें बोला गया है शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स इन कंसीडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर नोन एज। ऑप्शन ए है स्वेट इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन बी है प्राइवेट इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन सी है राइट इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन डी है बोनस इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन ए स्वेट इक्विटी शेयर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी वो शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को देती है इन कंसीडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया बेटा, इन पीके लिमिटेड पी एंड के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बेटा। आर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, he brings ₹1,68,000 as his share of goodwill, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, ये गिवन है केवल 1,68,000, राइट।
अब यहाँ पे which is credited to capital accounts of P and K respectively with 1,26,000 and 42,000। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे दिया गया है, P और K को। ठीक है, अमाउंट है बेटा 1,26,000 और 42,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेसिक्स याद रखने हैं कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल दिया जाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:1 है, क्योंकि इन्होंने 3:1 के रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल पे किया। ठीक है, यानी जो R है, R ने अपना शेयर दैट इज 1/5 है R। ठीक है, 1/5 है, 1/5 शेयर 3:1 की रेशियो में लिया होगा। तो यहाँ पे P ने कितना दिया होगा, 1/5 का 3/4 दैट इज 3/20। ठीक है, और K ने कितना दिया होगा, 1/5 का 1/4 दैट इज 1/20। ये इन्होंने दिया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। तो न्यू आपको निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ऑप्शन ए है 315, बी है 325, सी है 974 और डी है 794। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है। तो न्यू रेशियो कैसे आएगा बेटा, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो P का जो ओल्ड रेशियो था इट वाज 3/5, सैक्रिफाइस किया 3/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 12/20 माइनस 3/20 दैट इज 9/20 जो इसके पास बचेगा। ठीक है, अब K का अगर हम देखें तो K का 2/5 है, जिसमें से 1/20 इसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो 8/20 माइनस 1/20 तो ये हो जाएगा बेटा 7/20। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या होगा, ये हो जाएगा 9, 7 और उसका था 1/5 दैट इज 4/20, 974। तो ऑप्शन है सी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका सही आंसर। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन 14। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो बेटा देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें दो केस दे रखे हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन है जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, इफ अ पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ देन आपको बताना है एवरेज पीरियड आर कंसीडर फॉर इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग। ऑप्शन ए दिया है 5.5 मंथ, ऑप्शन बी दिया है 6 मंथ, ऑप्शन दिया है 6.5 मंथ और ऑप्शन दिया है 7.5 मंथ। ठीक है, तो देखिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, राइट। तो यहां पर लिखा है पार्टनर विड्रॉन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, राइट। तो हमें निकालना होता है बेटा यहां पर अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली एवरेज पीरियड। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने वो अमाउंट यूज किया उतना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी फर्म। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट विड्रॉल कब किया होगा। एक अकाउंटिंग ईयर जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो उसमें फर्स्ट विड्रॉल जो हुआ होगा बेटा वो होगा 30 अप्रैल को, जिसको वो पार्टनर उस साल में 11 मंथ यूज कर सकता है। और जो लास्ट विड्रॉल है बेटा वो होगा 31 ऑफ मार्च को उस अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, जिसको पार्टनर उस साल में 0 मंथ यूज कर पाएगा। तो यहाँ पे एवरेज निकालना है, टोटल करो दोनों का दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आ जाएगा आपका 5.5 मंथ। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए जो बेटा 15 का सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है फॉर गुड ड्रॉ ₹500 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5% पर एनम। तो आपको बताना है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 132.5,
ऑप्शन बी दे रखा है 137.5, सी है 275 और डी है 127.5। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग हो गया बेटा 6000, रेट है 5/100 और एवरेज पीरियड लगेगा 5.5, अभी हमने निकाला था एट द एंड वाला बेटा डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और 25 का 5.5। ठीक है, तो इट विल बी 137.5 रुपीज। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, तो ये आंसर 137.5 है। क्लियर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमसे पूछा गया है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म देयर इज अ लोन फ्रॉम पार्टनर आउटस्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट। पार्टनर लोन इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। व्हाट जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री बतानी है बेटा पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की। ऑप्शन ए दे रखा है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सी दे रखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट और डी दे रखा है बेटा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल वो जर्नल एंट्री बतानी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो करेक्ट आंसर है 16 का ऑप्शन ए। एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये जर्नल एंट्री पास करनी है। उसका रीजन क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन के टाइम पे रूल ये है कि सबसे पहले जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज है, उसको हमें पे करना है। उसके बाद पैसा बचेगा तो फिर बेटा हम लोग पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करते हैं। उसके बाद पैसा बचेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट होगी और उसके बाद पैसा बचा तो फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पार्टनर लोन को हम थर्ड पार्टी के साथ नहीं ट्रीट करते हैं, रियलाइजेशन में नहीं लेके जाते, उसको हम डायरेक्ट पे करते हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा अपने सेकंड पार्ट पे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस उसके एमसीक्यूज की तरफ। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें भी दो ऑप्शंस है। देखिए इसमें पहली ऑप्शन दे रखी है बेटा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिमिटेशन मतलब बेटा कमियां। ठीक है, इनमें से कौन सी इसकी लिमिटेशंस नहीं है। ऑप्शन ए है वेरिएशंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन बी है इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ऑप्शन सी है जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट, ऑप्शन डी है डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंज। तो देखिए इसमें जो ए है, बी है और डी है ये सब तो इसकी लिमिटेशंस ही हैं। ठीक है, अब ये जो इसमें ऑप्शन सी दिया है कि जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट, ये इसकी लिमिटेशंस नहीं है बल्कि इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी फीचर्स है। जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट। ठीक है, तो इसमें ये लिमिटेशंस नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा बेटा 27 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है बेटा, इसमें भी उसमें होगा ऑप्शन सी जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट्स। ठीक है, अब यहां पे और में भी एक क्वेश्चन है बेटा, इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, वो भी पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 3:1। डेब्ट इक्विटी मतलब डेब्ट अपॉन में इक्विटी। कंपनी वांट टू ब्रिंग इट टू द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ 2:1। कंपनी इसको 2:1 में लेकर आना चाहती है, मतलब कंपनी रेशियो घटाना चाहती है। अब देखिए डेब्ट अपॉन इक्विटी है तो घट कैसे सकता है, या तो डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हो जाए या इक्विटी बढ़ जाए यानी शेयर्स कैपिटल बढ़ जाए। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे बेटा, ऑप्शन ए है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन बी है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऑप्शन सी है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट विल बी ओनली ऑप्शन ए इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जब
कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो उससे कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, और शेयर कैपिटल बढ़ेगी तो आपका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी बढ़ जाता है। इशू ऑफ डिवेंचर से डेब्ट बढ़ता है, तो डेब्ट बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना तो डेब्ट पे ना इक्विटी पे। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये नंबर 28 है। ठीक है, इसमें लिखा है टोटल असेट्स है 13,20,000, नॉन करंट असेट्स है 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द करंट रेशियो। मतलब पूछा क्या है, करंट रेशियो पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 4:1, ऑप्शन सी है 6:1 और ऑप्शन डी है 7:1। ठीक है, फिर एक बार लिख लेते हैं क्या क्या आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, टोटल असेट्स ये गिवन है बेटा 13,20,000, नॉन करंट असेट्स ये गिवन है आपको 6 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है दैट इज 12 लाख, और पूछा क्या है, पूछा है करंट रेशियो। देखिए देख के तो ये लगता है कि करंट रेशियो इसमें कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले करंट असेट्स निकाल लेते हैं, दैट इज टोटल असेट्स माइनस नॉन करंट असेट्स, दैट इज इक्वल टू 13,20,000 माइनस 6 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7,20,000। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी निकालना। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ, दैट विल बी टोटल असेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल असेट्स हो गया कितना बेटा आपका 13,20,000 माइनस 12 लाख, तो इट विल बी 1,20,000। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू 7,20,000 अपॉन में 1,20,000, तो इट विल बी 6:1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें दो ऑप्शंस आपको गिवन है। ऑप्शन ए में बोला है अ फर्म हैज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ 3 टाइम्स एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,70,000. With better inventory management, the inventory turnover ratio is increased to 5 times. हमें increase करना है बेटा 5 times पे. This would result in, तो ये कैसे आएगा आपको ये बताना। ऑप्शन ए है increase in inventory by 54,000, ऑप्शन बी है decrease in inventory by 36,000, ऑप्शन सी है increase in cost of revenue from operation by 20,000, ऑप्शन डी है decrease in inventory by 90,000. ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट डे। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है आईटीआर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। ठीक है, और आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,70,000। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा होगा आईटीआर का क्या लगा होगा, वो लगा होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, तो हमें आईटीआर तो पता है 3 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,70,000, तो एवरेज इन्वेंटरी जो आएगा बेटा वो आपका आ जाएगा 90,000। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारी कंडीशन है वो ये है बेटा कि हमारा 2,70,000 रुपए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और 90,000 आपका एवरेज इन्वेंटरी है। ठीक है, तो ये 3 है, हमें इसको कितना करना है 5 करना है। तो 5 कैसे हो सकता है, पहला तो ऑप्शन ये देखिए कि हम इसको रिड्यूस कर दें। ठीक है, इसको रिड्यूस कर दें तो यहाँ पे 5 चाहिए, तो 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इतना घटाना पड़ेगा कि जब एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एवरेज इन्वेंटरी से डिवाइड करें तो आपका आंसर 5 आ जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको यहाँ पे रखें बट इसको कर दें 4,50,000,
50,000, तो अभी हमारा ये फाइन हो सकता है। तो बट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा, देखिए इंक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 54,000, अगर आप इन्वेंट्री इंक्रीज करेंगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री बढ़ेगा, तो रेशो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। दूसरा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 36,000, ठीक है, ऑप्शन हमारा डिक्रीज वाला ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार डिक्रीज करने से क्या होगा। ये हो गया 2,70,000, 90,000 हमारा एवरेज था, अब इसको हमें 36,000 से डिक्रीज कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 2,70,000 अपॉन 54,000, ठीक है। तो यहां पे ये 5 टाइम्स बन जाएगा आपका। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। अब और देख लेते हैं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय 20,000, इसको 20,000 बढ़ाने से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि नीचे 90 है, ठीक है। आपका 5 नहीं बनेगा, कुछ रेशो बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 90,000, अब इसको 90,000 से डिक्रीज करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो ऑप्शन है 36,000 डिक्रीज करने वाला, डिक्रीज इन स्टॉक और इन्वेंट्री बाय 36,000, दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर आंसर। अब देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले ऑप्शन दिया है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में इन्वेंट्री, ठीक है। ये ठीक नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है, बट यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री आना चाहिए ना, ठीक है। ऑप्शन सेकंड दिया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ये ठीक है आपका, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ऐसे निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ऊपर लिखते हैं और वर्किंग कैपिटल से उसको डिवाइड करते हैं। ऑप्शन थर्ड में दिया है बेटा प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल असेट्स, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल असेट्स भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ये आपका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें तो देखिए मिसप्रिंट है, बट मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली कर लेता हूं। यहां पर आपको मशीनरी दे रखी है बेटा, ठीक है, मशीनरी दे रखी है 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 की, ठीक है। तो 31 मार्च 2019 में दे रखा बेटा 5,22,500, राइट, और यहां पे लिखा है 8,37,500, राइट, और लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 2019-20 अमाउंटेड टू रुपीज 11,20,000, तो इतना तो हो ही नहीं सकता बेटा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोग मानकर चलते हैं 1,20,000, ठीक है। ऑप्शन जो दे रखी है आपको बताना है कि इसमें हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इनफ्लो 3,15,000, आउटफ्लो 3,15,000, इनफ्लो 4,35,000, आउटफ्लो 4,35,000, ठीक है। हालांकि इनमें से मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं 120 लूंगा, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, इट वाज 5,20,500, ठीक है, लेस किया डेप्रिसिएशन 1,20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 4,02,500, ये बचना चाहिए था हमारे पास, बट बचाया कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास है 8,37,500, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब हमने परचेज किया होगा। तो यहाँ पे 35,000 और ये हो जाएगा 4 लाख, यानी 4,35,000 का परचेज किया है, परचेज ऑफ मशीन,
तो इसका मतलब आंसर होगा 4,35,000 आउटफ्लो, राइट। और देखिए ये ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमने डेप्रिसिएशन चेंज किया, उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू मिस है, ठीक है, गलत में वैल्यू दे रखी है 11,20,000, तो इतना तो डेप्रिसिएशन लग भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास मशीन ही 5,22,500 की थी, राइट। तो हमने 1,20,000 लिया, तो उसके बाद आंसर आया आउटफ्लो 4,35,000, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।